तो अभी पढ़ने जा रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। और परावर्तन के दोनों नियमों को सिद्ध करना है। एक नियम तो चित्र से हो जाएगा, आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक तल में हो जाएंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। जो दूसरा वाला है वो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यही हमको प्रूव करना पड़ेगा ज्योमेट्री का यूज़ करके। तो ध्यान से आप समझिएगा, मैं चित्र बना रहा हूँ। अगर ये चित्र समझ में आ गया तो ये थियरी बहुत सरल है एक्सप्लेन करना, और अगर समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन 2 घंटे में भी नहीं होगा। सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। मैंने मान लिया कि ये जेड जेड डैश है और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कुछ लोग सोच रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या हाल होगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो तो इससे आपका नंबर कटेगा नहीं, अपितु बढ़ ही जाएगा। ठीक है, यस हाँ। अपितु अगर आप भाषा का नहीं जानते हो तो क्या बताएं। तो ये जेड जेड डैश क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस पे किसी प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट आ रहा है, तरंगिका आ रही है, और वो आकर यहाँ पर क्या होती है, पृष्ठ पर टकराएगी तिरछा। ध्यान देना, सबसे पहले ये पैरेलल लाइट हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, रे समांतर किरणें हैं जो वेव फ्रंट के क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर, और इस वेव फ्रंट का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो टाइम t बराबर 0 पर पहला आकर के ये फर्स्ट वाली लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है। हाइगेंस का मानना था कि ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स का कार्य करेंगे और प्रत्येक पॉइंट से एनर्जी जनरेट होगी। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो जब पॉइंट ए इस जेड जेड डैश पृष्ठ को टच करता है, स्पर्श करता है, तुरंत यहाँ से सेकेंडरी वेव अर्थात द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो सेकेंडरी वेव होगी वो माध्यम में ऐसे ट्रेवल करेगी। कुछ ज़्यादा बेंड तो नहीं हो गया, चलेगा ऐसे। इसके बाद फिर ये बी पॉइंट वाला जो पोजीशन है यहाँ से आगे बढ़ेगा और जा करके यहाँ सरफेस पे टकराएगा। ध्यान से क्वेश्चन समझना। पॉइंट ये फर्स्ट कांटेक्ट में आएगा और पॉइंट ए से जो सेकेंडरी वेव्स है वो निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी और मीडियम में आगे ट्रेवल करेंगी। उसके बाद मान लो आफ्टर ये टाइम टी, कितने टाइम बाद, टाइम टी कुछ समय लगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, उसके बाद ये पॉइंट बी आकर के सरफेस से टकराएगा ना। तो मान लो ये जहाँ टकराया वो पॉइंट है बी डैश, और जैसे ये पॉइंट बी बी डैश से आके टकराएगा सरफेस से, यहाँ से भी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, ओरिजिनेट होगी, और ये सेकेंडरी वेव भी मीडियम में आगे की ओर ट्रेवल करेगी ऐसे। ठीक है, यस, हमेशा पैरेलल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बाद जो सेकेंडरी वेव्स यहाँ जा रही हैं उनका भी तो कोई वेव फ्रंट होना चाहिए। वो वेव फ्रंट निकालने के लिए ये जो बी बी डैश डिस्टेंस है, इस बी बी डैश डिस्टेंस को निकालना हो तो v इंटू टी लिखेंगे। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे टाइम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बी बी डैश डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, बी टी। ठीक पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखना है डिवाइडर का, और कितना डिस्टेंस लेना है, बी टी, और आर्क लगा देना है ऐसे चाप। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ से बी से भी ए से भी लगाएंगे और बी डैश से भी लगाएंगे, और फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। वैसे हम एक ही आर्क से काम चलाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये जो एक आर्क हमने यहाँ ड्रा कर रखा है, इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, और जो टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसे पॉइंट बी के लिए। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के जस्ट सामने वाले पॉइंट को हम ए डैश मान लेते हैं। तो ये जो ए डैश डिस्टेंस है ये भी एक्चुअली क्या है, बी टी ही है, क्योंकि ये भी तो उतने ही डिस्टेंस का आपने चाप लगाया है। तो ए डैश बी टी है, बी बी डैश भी क्या है, बी टी है। और ये जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 90-90 होंगे। ये दोनों एंगल क्या होगा, 90-90 का होगा।
यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पर एंगल ड्रा करेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ आर। बाई ज्योमेट्री जो ये एंगल है ये एंगल आई के बराबर होता है, और बाई ज्योमेट्री जो ये एंगल आर है वो इस एंगल आर के बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमें इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है। ये तो एंगल बराबर हो गए एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के हमें क्या दिखाना है, बराबर। इसके लिए दो ट्रायंगल है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज है ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, एंड एक और ट्रायंगल है यहाँ पे ए डैश बी डैश। ये दो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी बी डैश और ए डैश बी, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90-90 बराबर है, यानी एंगल ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, एवरी 90, प्रत्येक 90 का, इसलिए बराबर है। उसके बाद ये जो साइड देख रहे हो ए बी ये कॉमन है ना, ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ये कॉमन साइड हो गई। उसके बाद दो देखो पोजीशन क्लियर हो गए, एक 90-90 और एक कॉमन साइड हो गई। और जो ये वेव फ्रंट की लेंथ है ए बी, ये ए बी भी तो इस ए डैश बी डैश के बराबर होगा, वेव फ्रंट की साइज तो वही रहेगी ना। यहाँ भी ये चीज़ क्या हो गया, इक्वल, हाँ लग गया एक पर में, तो ये हो गए वेव फ्रंट। तो यहाँ पे दो साइड और एक एंगल क्या है, बराबर है। तो जब दो साइड एक एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट, जिन्हें सर्वांगसम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज कौन सा ए बी डैश है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए डैश बी डैश के। और अगर कॉन्ग्रेंट है तो CPCT यूज करेंगे, बाई CPCT। और CPCT क्या मतलब बोलते हैं, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं या संगत भाग, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो। तो CPCT के अनुसार कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी क्या होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग, ऐसे उल्टा सीधा नहीं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल में हम लेंगे ए बी डैश का एंगल आर और ए डैश का एंगल आई, और यहाँ लिख देंगे बाई CPCT एंगल आई बराबर एंगल आर। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए। इसके आगे की सभी चर्चाएं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।